हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 5 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज प्राइसिंग को स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपनी पिछली वीडियो में टॉपिक कंप्लीट कर लिया है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज इश्यूज इन प्राइस मैनेजमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से दैट इज इश्यूज इन प्राइस मैनेजमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। अब हमें पता है कि अगर हम कोई भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है एंड उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, तो मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसे एक प्राइस सेट करना होगा उस प्रोडक्ट का। तो अगर उसे प्राइस सेट करना है तो कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को फेस करने होंगे वाइल सेटिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, उस प्राइस को सेट करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट का उसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं जिसे उसे फेस करना होगा, जिसे उसे चैलेंजेस की तरह मानना होगा, जो क्या है प्राइस को इंक्रीज भी कर सकते हैं एंड प्राइस को डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इस फैक्टर्स जो भी हमारे होंगे उनको आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो स्टार्ट करते हैं। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फेसेस यूनिक चैलेंजेस इन प्राइस मैनेजमेंट ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, अब जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो हो सकता है कि खुद जो है उसने अपने कॉस्ट के बेसिस पे, जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके बेसिस पे उसने प्राइस सेट करी है। ठीक है, बट उसके पास वेरियस अदर फैक्टर्स आ जाएंगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। वो फैक्टर्स आएंगे जो क्या है कि उसे एक चैलेंज प्रोवाइड करेंगे कि वो अपना सेट किया हुआ प्राइस नहीं रख सकता है। ठीक है, उसको जा तो कम करना पड़ेगा वो प्राइस को, जा तो उसे इंक्रीज करना होगा उस प्राइस को। वो किसके बेसिस पे होगा कि कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, कैसे वो जो प्राइस को वेरी कर रहे हैं वो देखेंगे हम। Here are some issues in price management in pharmaceutical industries। कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसको हम जो है प्राइस मैनेजमेंट जब करते हैं तो हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फेस करने को मिलते हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास रेगुलेटरी प्रेशर। अब रेगुलेटरी प्रेशर क्या है हमारे पास, जो हमारे पास रेगुलेटरी, जो हमारे पास FDA होगी, ठीक है, एंड गवर्नमेंट्स होंगी हमारे पास, जो है वो कौन कौन सी हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रही हैं हमें। अगर हमने प्राइस सेट करना है तो क्या हमें उसके अकॉर्डिंगली चलना होगा। ठीक है, जो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि उन्होंने बोला हो, उनकी गाइडलाइंस में ये है कि आप इससे ज़्यादा अपने प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो सेट नहीं कर सकते, बट आपका जो कॉस्ट प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट जो है आपकी, वो ज़्यादा है उस लिमिट से। ठीक है, उसके कारण बट आपको प्राइस हाई रखना था, बट उसके कारण जो आपको गाइडलाइंस दी गई थी उसके कारण क्या हुआ कि आपको प्रोडक्ट का प्राइस जो है उस लिमिट के नीचे रखना होगा या उस लिमिट पे रखना होगा। ठीक है, जिससे क्या है कि आपको लॉस होगा उसके कारण। अब वो जो गाइडलाइंस दी गई हैं हमें, वो भी जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगी कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कितना होगा। ठीक है, इसमें यही लिखा है रेगुलेटरी प्रेशर। अब रेगुलेटरी प्रेशर कौन है, जो गवर्नमेंट, FDA, जो हमारे पास रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, वो हमारे पास जो गाइडलाइंस देंगी व्हाइल सेटिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब pharmaceutical companies face strict regulations and price control imposed by government which can limit their pricing flexibility। अब क्या है हमारे पास, उन्होंने एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी कि आप ऐसी मेडिसिन को, इस कैटेगरी की मेडिसिन को इस लिमिट से, किसी स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर के प्राइस में नहीं बेच सकते आप। ठीक है, उसे आप नहीं जो है सेल कर सकते इतने प्राइस में, आपको इतनी लिमिट तक ही जो है वो प्राइस रखना होगा अपने प्रोडक्ट का। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपने उस प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करना था, बट उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया। ठीक है, जिससे क्या है कि आप ईजिली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो कर पाओगे अपने प्राइस में, जो आप चाहते हो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी रेगुलेटरी जो एजेंसीज हैं उन्होंने हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं। उन्होंने भी हमें गाइडलाइंस क्यों प्रोवाइड की हैं, क्योंकि हमें
जो है उन्होंने अपने जो पब्लिक है, ठीक है, उनको भी जो है ध्यान में रखना है कि उनको ज़्यादा जो प्राइस वाले ड्रग्स हैं वो ना खरीदने पड़े, उनको मिनिमल जो प्राइजेस हैं वो उन्हें अफोर्डेबल प्राइजेस पे जो है वो ड्रग्स मिल सके। सो क्या है, वो एक तरफ से अच्छा भी है कि ये ना हो कि कंपनी बहुत हाई प्राइस कर दे, ठीक है, बट क्या है कि एक एक तरफ कंपनी को जो है वो लॉस भी होगा कि अगर उसे हाई प्राइस करना है बट वो हाई प्राइस नहीं कर पाएगी ड्यू टू द गिवन गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन बाय द रेगुलेटरी एजेंसीज। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। देन आ गया हमारे पास सेकेंड पॉइंट, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अब हमने क्या है कि ये हो गया कि हमने जब अपनी प्रोडक्ट को फॉर्म करना था तो हमने वेरियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स की, ठीक है, वहाँ पे हमने वेरियस जो है वो डेवलपमेंट्स की, रिसर्चेस की, जो है कि जिसकी कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा हो गई कि हमें एक परफेक्ट जो प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए हमने कुछ ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सो दैट हमारा प्रोडक्ट सबसे यूनिक एंड अच्छा बन सके। ठीक है, अगर हमने कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होगी, देन उसकी क्या है क्लिनिकल रिसर्चेज होंगी, ठीक है, ट्रायल्स होंगे, देन क्या है हमारे पास प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे। ये सारे जो ट्रायल्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क होगा, इससे क्या है कि उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण उनको अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करना होगा, जिससे क्या है कि उनके प्रोडक्ट का प्राइस हाई रेट्स पे होगा। ठीक है, अब ये किसके लिए हो रहा है, जब आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो आपकी कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो गई, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा पैसों में हो रही है, देन आपका प्रोडक्ट भी जो है वो हाई प्राइस पे बिकेगा। ठीक है, इसके कारण भी जो है कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो आपके प्रोडक्ट की प्रोडक्शन जो हो रही थी उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा ना हो, ठीक है, बट आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने जो है वो ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर ना भी देखें तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखना होगा कि वो उसने बहुत ज़्यादा पैसे हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर दिए हैं। अब हमने उस जो हमारा पैसा है उसे जो है निकालना है अपने प्रोडक्ट से, तो हमें अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हाई करना होगा। इसमें क्या लिखा है, द हाई कॉस्ट ऑफ R&D दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड थेरेपीज कैन लीड टू हायर प्राइजेस टू रिकवर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, जो हमने इन्वेस्ट किया है अपने R&Ds में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की है, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होगी, जितना ज़्यादा पैसा लगाया होगा, तो क्या है उतना ही प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हाई होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी हम न्यू ड्रग्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, उनके क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, वो जो भी जितनी कॉस्ट उसमें लगेगी तो उतना ही जो हमारा हायर प्राइस है उस प्रोडक्ट का भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकेंड पॉइंट। देन आ गया हमारे पास थर्ड पॉइंट, दैट इज पेटेंट प्रोटेक्शन। अब पेटेंट प्रोटेक्शन में क्या है हमारे पास कि अगर हमने अपने प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट न्यू है, ठीक है, हमारे पास कोई और कंपनी नहीं है जो वैसा प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है, उसका फॉर्मूला जो है हमारे पास न्यू है, देन क्या होगा कि हमने उसका पेटेंट ले लिया, ठीक है, देन क्या है वो हमारा राइट हो गया कि हमारा कोई फॉर्मूला ले नहीं सकता एंड वैसा ही प्रोडक्ट कोई फॉर्म नहीं कर सकता विदाउट आवर परमिशन। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप ही ओनली जो है मार्केट में अवेलेबल होंगे, मोनोपोली हो जाएगी आपकी, आपकी कंपनी की मोनोपोली मीन्स क्या होता है कि ओनली वन कंपनी ही अवेलेबल है जो क्या है कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है, उसका कोई कंपटीटर अवेलेबल नहीं है। तो आप ही जो है कि एक कंपनी हो, आप ही उस मार्केट में उस प्रोडक्ट के लिए जो है वो किंग हो वहाँ के, ठीक है ना, दैट इज नोन एज मोनोपोली। अब आपको अगर मोनोपोली पावर मिल रही है विद द हेल्प ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन, तो आप क्या है उस टाइम तक आपका कोई कंपटीटर नहीं होगा, जिसके कारण आप अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हाई कर सकते हो। उस टाइम पे भी जो है अगर हमने पेटेंट को प्रोटेक्ट करवाया हुआ है देन उस टाइम पे भी जो है हमारे प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, क्यों, अब क्या है कि हाई क्यों है, क्योंकि हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं है, हमने कंपटीशन के कारण अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम नहीं करना है, ओनली हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है एंड कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो क्या है हम उसे हाई प्राइस में बेचेंगे, उनको ज़रूरत है बट क्या है कि हम ही ओनली उनको प्रोवाइड कर सकते हैं वो प्रोडक्ट, तो क्या होगा कि हम उसे हाई प्राइस में प्रोडक्ट को कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, इसमें इसी में भी ये लिखा हुआ है, पेटेंट एक्सक्लूसिवली ग्रांट्स मोनोपोली पावर। ठीक है, अगर पेटेंट है तो आप किंग हो उस मार्केट में। ठीक है, विच प्रोवाइड्स द कंपनी टू सेल द ड्रग अलाउइंग दैम टू सेट हाई प्राइजेस विदाउट कंपटीशन। ठीक है, आपका क्या है, अगर आप किंग हो वहाँ के तो आपके जो है वो कंपिटिटर्स नहीं होंगे। ठीक है, आप द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर होगी आपके पास, दैट इज पेटेंट। ठीक है, उसके कारण आपका कोई कंपिटिटर नहीं है, जिसके कारण आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है उसे हाई सेट कर सकते हो। दिस ऑल्सो अलाउज द कंपनीज टू इंक्रीज द प्राइस ओवर टाइम एज देर इज नो कंपिटिशन। ठीक है, आगे से आगे क्या है, अब इंट्रोडक्शन फेज में हो अगर आप, तो आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा कम रखा हुआ है, एंड जैसे आपका टाइम बढ़ता गया तो क्या है, आपका अगर कंपटीशन नहीं है तो आप उसका जो प्राइस है वो भी बढ़ा सकते हो। आगे आगे टाइम चलते आप उसका प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई कंपटीशन नहीं है उस टाइम पे। ठीक है, एज देर इज नो कंपटीशन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हाई ड्रग प्राइसेस। अब उसके कारण क्या होगा, आपके पास कोई कंपटीशन नहीं है, आप किंग हो, आपके पास मोनोपोली पावर है, पेटेंट पावर है, जिसके कारण आप अपने प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस है जो इंक्रीज कर सकते हो, जिससे क्या है कि आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण भी क्या है कि प्रोडक्ट के हाई प्राइसेस हो जाते हैं। अगर कोई कंपटीटर आ गया कंपनी का तो क्या है, उसके प्राइस लो होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, क्यों? हमारे पास क्योंकि कंपटीटर है, वो एक आपको सब्स्टिट्यूट आपके प्रोडक्ट का प्रोवाइड कर रहा है विद द लोअर प्राइस। ठीक है, जिसे आपको भी प्रोडक्ट का प्राइस लो करना होगा। ठीक, अब फोर्थ आ गया हमारे पास जेनरिक कंपटीशन। अब जेनरिक कंपटीशन क्या है, जेनरिक में क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारा पेटेंट जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, देन क्या है कि हमारा जो फॉर्मूला था वो अदर कंपनीज जो है वो ले सकती हैं एंड उसे फॉर्म कर सकती हैं। अगर वो उस ड्रग की, आपके जो पेटेंट ड्रग था उसकी कॉपी कोई अदर कंपनी फॉर्म कर रही है तो हम उस ड्रग को जो है जेनरिक ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, जेनरिक में क्या होता है हमारे पास कि जो हमारी ड्रग है, जो हमारे मेन फॉर्मूला था, जिस कंपनी ने उस फॉर्मूला को बनाया था, उस कंपनी के अलावा और कंपनीज जो है उस प्रोडक्ट की कॉपीज़ बनानी शुरू कर देती हैं, जिससे क्या है कि उनके क्लिनिकल ट्रायल्स भी नहीं होंगे, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स भी नहीं होंगे, ओनली जेनरिक के लिए हमें बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ चाहिए होंगी। ठीक है, जिसके कारण क्या है, अगर बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ चाहिए हमें तो हमारा खर्चा कम होगा, तो उसका प्राइस भी जो है अल्टीमेटली कम हो जाएगा उसका। ठीक है, एज कम्पेयर टू द ब्रांडेड ड्रग जो है हमारे पास पेटेंट ड्रग थी। ठीक है, उसके कंपैरिजन में इसका प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम हो गया। तो अब क्या है कि जो हमारे पास पेटेंट वाले थे, जो मेन ब्रांडेड कंपनी थी जिनका फॉर्मूला था, उनको भी क्या करना होगा कि अपने प्राइस को कम करना होगा या उसे रीप्राइस करना होगा। क्यों? क्योंकि आपके जो मार्केट में जेनरिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो क्या है कि बहुत कम कॉस्ट पे अवेलेबल हैं, जिसके कारण आपको भी उस प्राइस को, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करना होगा या उसको डिस्काउंट्स प्रोवाइड करने होंगे कस्टमर्स को, सो दैट क्या है कि आप जो है इक्वल में आ सको जेनरिक में। ठीक है, सो दैट क्या है कि आप जेनरिक मेडिसिन से, जेनरिक प्रोडक्ट से compete कर पाओ। ठीक है, ये इसके कारण भी जो है, अगर जेनरिक फॉर्म हो गई ड्रग तो हमें अगेन जो है अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करना होगा। ये भी हो गया, ये भी एक इश्यू हो गया कि हमें अगर वो जेनरिक में आ गई तो हमें अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करना है। ये एक अनदर इशू है जिसके कारण कंपनीज को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जेनरिक वाले जो कंपनीज हैं वो उसे कम कॉस्ट में बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देन आ गया हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, दैट इज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। अब वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में क्या है कि इसमें क्या है, शिफ्ट आ जाता है। अब वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है, पहले तो हम देखते हैं, अगर आपके जो प्रोडक्ट में क्या वैल्यू है, क्या उसकी यूज़फुलनेस है, क्या उसमें क्वालिटी है, क्या उसमें इफ़ेक्टिवनेस है। ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटी है, कुछ यूज़फुलनेस है या कुछ इफ़ेक्टिवनेस है, तो क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हाई कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट में इतनी खास जो है वो इफ़ेक्टिवनेस नहीं है, ठीक है, एंड आपके अदर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल हैं आपके कंपटीटर से, तो क्या है कि आपको अगर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करनी है तो वो आपको डिफ़िकल्ट होगी। ठीक है, एक चैलेंजिंग फैक्टर बन जाता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में, अगर आप प्राइस को कैसे सेट करें वो वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, अब आपके प्रोडक्ट
एंड कंपटीटर के प्रोडक्ट में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस नहीं है जो आपके प्रोडक्ट को कंपटीटर के प्रोडक्ट से यूनिक बना सके, जिसके कारण क्या है कि आपके दोनों का प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट में अभी यूनिकनेस नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हाई नहीं कर सकते, आपको भी सिमिलर प्राइस रखना होगा एज कंपेयर टू द कंपटीटर। जितना प्राइस कंपटीटर के प्रोडक्ट का होगा आपको भी उतना रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस नहीं है, कुछ उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। अगर क्या है कि उसमें कुछ यूनिक पॉइंट होगा तो क्या है कि आप इजीली उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो हायर प्राइजेस पे, ठीक है। ये एक जो है चैलेंजिंग फैक्टर हो जाता है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, देयर इज शिफ्ट टूवर्ड्स वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग वेयर प्राइजेस आर टाइड टू ड्रग्स इफेक्टिवनेस मेकिंग इट चैलेंजिंग टू सेट प्राइजेस, ठीक है। अगर आपका ये इसमें भी यही लिखा है कि अगर हम क्या है शिफ्ट कर देते हैं कि अपने प्राइस सेट करना है अपने वैल्यू के बेसिस पे, उस टाइम पे आपने अगर वैल्यू के बेस पे अपने प्रोडक्ट को प्राइस करना है तो आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास यूनिकनेस होगी देन ही आप उसे हाई प्राइस में जो है प्रोडक्ट को बेच सकते हो, अदरवाइज आपका एंड जो कंपटीटर का प्रोडक्ट है वो सिमिलर होगा, उसमें कुछ यूनिकनेस नहीं होगी, तो क्या है कि आप उसके प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हाई नहीं कर सकते हो। आप दोनों को सेम प्राइजेस पे जो है कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपकी कुछ डेविएशंस हो, बट आपको लगभग सिमिलर जो है उनको रखना होगा, ठीक है ना, प्राइजेस को, जिसके कारण ये चैलेंजिंग हो जाता है कि आप अपने कंपटीटर से प्रॉफिट गेन कर पाओ, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स। अब कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स में क्या है कि अगर आप, ठीक है, वेरियस कंपनी से कोलैबोरेट कर रहे हो, आप वेरियस कंपनी से पार्टनरशिप इन्वॉल्व कर रहे हो वाइल फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, जैसे आपने R&D किसी और कंपनी से करवाई, ठीक है, उनका पैसा अलग लगा, देन आपने प्रमोशन के लिए किसी और को कोलैबोरेट किया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी और की पार्टनरशिप ली, देन उस टाइम पे क्या है कि आपने वेरियस कंपनीज को कोलैबोरेट किया हुआ है, जिसके कारण क्या होगा कि आपको उनको भी पैसे देने होंगे, जिसके कारण क्या है कि आपको उस प्रोडक्ट का प्राइस हाई करना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने उनकी तरफ से भी जो है वो प्राइस जो है वो लेके आना है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जितनी ज़्यादा आपके पास कोलैबोरेशंस होंगी, जितनी ज़्यादा आपके पास पार्टनरशिप्स होंगी, उतना ही प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हाई होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने प्रॉफिट में से उनको भी जो है वो पैसे देने हैं, उनको भी प्रॉफिट प्रोवाइड करना है। तो क्या है, आप अपना फ़ायदा तो सोचोगे एंड आपको भी कुछ न बचना चाहिए, सो दैट क्या है कि आप अगर दूसरे अपने पार्टनर्स को, अपने कोलैबोरेटर्स को आप अगर अपना हिस्सा दे रहे हो प्रॉफिट में से, तो आपको कम प्रॉफिट होगा, तो जिससे क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई कर दोगे, सो दैट अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो मुझे भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर मैं अपने कोलैबोरेटर्स को जो है वो मनी दे भी देता हूँ, अपने पार्टनरशिप से कुछ पैसे उनको देता भी हूँ, तो क्या है कि हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो इंक्रीज्ड प्रॉफिट हो, ठीक है। इसमें भी क्या लिखा है, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस इन ड्रग डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन कैन इम्पैक्ट प्राइसिंग डिसीजंस, ठीक है। अब क्या है कि एक कंपनी ज़्यादा बर्डन नहीं लेती है, तो वो क्या है कि डिफरेंट कंपनी से कोलैबोरेट कर लेती है कि पैकेजिंग आपको करनी है, प्रोडक्शन हम करेंगे, रॉ मटेरियल कोई और कंपनी दे देगी, जिससे क्या है कि वो कोलैबोरेट कर लेंगी। कोलैबोरेशन होगी अगर, तो वो क्या है कि जो आपके प्रॉफिट होगा वो भी कोलैबोरेट होगा, वो भी पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, जिससे क्या है कि जिसके कारण आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई करना होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कि हमने कैसे कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप जो है अफेक्ट करती हैं प्राइस को, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि क्या कौन कौन से इश्यूज हैं, हमने 6 इश्यूज को डिस्कस किया कि कौन कौन से इश्यूज हैं जिसके कारण क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई करना हो तो वो हाई नहीं कर सकती, या उसे क्या है कि लो करना हो तो वो लो नहीं कर सकती, ठीक है। अब इन फैक्टर्स के कारण ही जो है वो प्रोडक्ट के प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है कस्टमर को डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती हैं, ठीक है। मेन फैक्टर्स जो है हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। देन हमारे पास जो गवर्नमेंट फैक्टर्स थी, रेगुलेटरी अफेयर्स के जो गाइडलाइंस थी, उसके कारण हमें उसे तो प्रॉपरली फॉलो करना होगा, सो दैट क्या है कि हमारा प्रोडक्ट जो है अप्रूव्ड रहे, ठीक है। जिसके कारण क्या है कि वेरियस इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं।
जिसे ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड थैंक यू